प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी कोर्स अ की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का आज ये 18वां और अंतिम अध्याय टोपी। टोपी एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं सृंजय। सृंजय समकालीन कथाकार हैं और अपने विशिष्ट लेखन शैली के कारण जाने जाते हैं। आप इस कहानी को पढ़ते वक्त इस चीज़ को महसूस करेंगे, खास करके इसकी भाषा और इसकी भाषा शैली। सामान्य बोलचाल में प्रयोग होने वाले भाषाओं का जो हमारे ग्रामीण परिवेश में प्रयुक्त होते हैं, हमारे मध्यवर्गीय जीवन में प्रयुक्त होते हैं, उसका बड़ा सहज ही प्रयोग यहाँ पे सृंजय ने किया है। और सृंजय मध्यवर्गीय चेतना के कई लेखक कहे जाते हैं। यानी जो सामान्य जो मनुष्य हैं, जो हमारे आसपास गांव और शहरों के एक विशेष हिस्से में देखे जाते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं या उनकी जो सोच है उच्च वर्ग के प्रति, उसको भी बखूबी पेश करने का हुनर सृंजय की कहानियों में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला शीर्षक ही है टोपी। टोपी ऐसे सामान्य शब्द है जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जैसे, लेकिन जब उसके विशेष अर्थ में हम जाते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझें तो जैसे एक शब्द हम लोग गधा, तो गधा से क्या है, एक जानवर है, सीधा साधा अपना काम करता है। लेकिन जो ही आप किसी व्यक्ति को गधा कह दें, अब देखिए गधे के सारे समीकरण बदल जाते हैं। वहाँ जो सीधा साधा सामान ढोने वाला न बोलने वाला जीव है, वहाँ वो मारपीट का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि गधा प्रतीक है मूर्खता का भी, और किसी को गधा कहना। उसी प्रकार से टोपी सामान्य कपड़े का बना हुआ ऐसा चीज नहीं जिससे सिर्फ सर ढका जाए, वो हमारे मान सम्मान और इज्जत का भी प्रतीक है। बाजार में हमेशा से टोपी की तुलना में जूता महंगा मिलता रहा है, लेकिन वैल्यू की बात की जाए तो हमेशा जूते से ऊपर टोपी रहती है, क्योंकि वो सर में पहनी जाती है और वो प्रतीक है हमारी इज्जत का। राजा महाराजा भी अपने समय में जो पगड़ी या जो मुकुट धारण करते थे, वही वर्तमान समय में टोपी के रूप में हमको दिखाई देता है। तो इस टोपी प्रतीक जो पूरे कहानी को बांधे हुए है, और कैसे उस प्रतीक को गौरा और गौरैया जो मध्यवर्गीय जीवन के प्रतीक हैं, और पूरी कहानी की पृष्ठभूमि भी उसी तरीके की है और उसकी भाषा भी उसी तरीके, उसको बहुत सुंदर तरीके से सृंजय ने पिरोया है। वो जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो एक एक संदर्भ ऐसे आएंगे कि व्यंग के माध्यम से वो बातें वो हम तक कहेंगे, सीधे न कह के प्रतीक के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करेंगे, व्यंग करेंगे आज के समाज व्यवस्था पर। बात पुरानी कहेंगे लेकिन चोट नए जमाने की होगी, यानी पुरानी बात से नए संदर्भ खुलेंगे। देखिए कहानी में जहां ऐसी चीजें आएंगी मैं आपको स्पष्ट करता चलूंगा। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ में जो मुख्य नायक हैं, एक गौरैया है और एक गौरा, यानी यहाँ मेल फीमेल को उन्होंने नाम दिया है। ये मुख्य पात्र हैं, उसके आगे भी पात्र मिलेंगे, देखते हैं। दोनों एक दूसरे के परम संगी। अब पहली क्या बात बताएगी, दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोज हैं। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। तो इतना सुन के ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे वो दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। अब देखिए यहाँ शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। भिनसार यानी अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। खोते यानी घोंसले से निकल पड़ते, और दाना चुगते, और छुटपुटा, छुटपुटा शब्द दोनों टाइम के लिए प्रयोग होता है, सुबह और शाम के लिए, यानी जब हल्का धुंधला होने लगे। सुबह भी हल्का धुंधला हो दिखाई देता है, शाम को भी, उसे छुटपुटा कहते हैं। थकान मिटाते और सारे दिन की देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, और दिन भर का कि तुम क्या किए तुम क्या किए, दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते। एक शाम गौरैया बोली, जहां से ये कहानी शुरू होती है। आदमी को देखते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गौरैया बोली। लटजीरा एक चिचड़ा जैसा एक पौधा होता है जो दिखने में जीरा जैसा होता है, लेकिन होता है कटीला, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जीरे के भ्रम में
लगता है कि पक्षी उसको खा लेते हैं, वही बात बोल रही है गौरैया। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो गौरा अपना लॉजिक देता है कि कपड़े पहनने से तो आदमी की सुंदरता ढक जाती है। समझाते हुए कहता है कि अगर तू ही अपने को पूरा सरापा मतलब ऊपर से नीचे, सर से पैर तक, अगर तुम अपने को ढक लो तो तुम्हारे जो बदन का कटाव है, एक एक तुम्हारे पंख से लेकर तुम्हारे शरीर का जो रंगत है वो मेरे आंखों से ओझल हो जाएगा। तो एक देखिए, एक तो सीधा शब्द मतलब जो बात निकल के आ रही वो है। दूसरा देखिए, मध्यवर्गीय जीवन में क्या होता है कि अक्सर माता पिता या पति या भाई बहन कोई भी जब किसी चीज को उपलब्ध करा पाने में अक्षम होता है, उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उसकी बुराइयां गिनाता है। जैसे कि हम लोग पापा से कहें कि पापा हमको ये बैग खरीद दीजिए, ये पेन खरीद दीजिए, या ये साइकिल खरीद दीजिए, या मिठाई खरीद दीजिए, या खिलौना खरीद दीजिए, तो पापा सीधे तो नहीं कहते हैं कि नहीं खरीदेंगे। वो लगेंगे उसकी बुराई बताने कि ये 2 दिन में टूट जाएगा, ये मिठाई देखे हो कैसे बना है, घर बन जाएगा खा लेना, या ये कपड़ा 2 दिन में फट जाएगा। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। शहरों का लोगों का देखा देखी कर रहे हो, देखे हो उस दिन वो खरीदे थे तो उसका क्या हाल हुआ। तो ये क्या होगा कि वो इनडायरेक्ट वे में उसकी बुराई करके फिर आपके ऊपर भी लगेगा कि नहीं खराब है। तो एक तो हो भी सकता है कि वो खराब ही हो, लेकिन दूसरी ये भी चीज़ होती है कि वो महंगी होती है जिसको अफोर्ड या उसको नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे जब वो कपड़े की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गौरा अब कहाँ से जाए वो कपड़ा खरीद के लाने देने। इससे अच्छा है कि वो उसकी बुराई ही कर रहा है। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम के मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरैया क्या कह रही है कि सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से भी बचने के लिए तो आदमी पहनता है। भाई सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सब में कपड़ा बचाता भी तो है। तू समझती नहीं, गौरा बोल रहा है। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रही। सकत मतलब उसकी शक्ति, उसकी ताकत, गौरा समझा रहा है। क्योंकि आदमी या कोई भी अपने आप को जितना बचाता है उतना ही कमजोर होता चला जाता है। पहले के आदमी इतने स्वेटर, इतने जैकेट, इतने जूते मोजे नहीं थे, फिर भी स्वस्थ रहता था। आज जितना हम लोग ठंडी और गर्मी से बचने के लिए एसी से लेके जैकेट स्वेटर सब करते हैं, उतने ही ठंडी गर्मी लोगों को लगती है। ये बात भी सही है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। देखिए दूसरा प्रसंग, कपड़ा पहनते ही पहनने वाली की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है समाज में। आज अगर आप देखेंगे तो अगर कहीं भीड़ जुटा हुआ है, शादी विवाह का अवसर हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वहाँ आप कपड़े को ध्यान से, अगर उसकी आपको समझ है तो आप कपड़े से अंदाज लगा सकते हैं कौन कितने पैसे वाला, कौन किस स्टेटस का है। यही कारण है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई, ताकि कोई गरीब बच्चा है, अमीर बच्चा है, किसी का पता न चले, सब लोग एक ही जैसे कपड़े में रहे। वहाँ सिमिलरिटी, समानता का भाव दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म आप हटा दें और कह दिया जाए कि जो चाहे जो कपड़ा पहने, तो आप देखेंगे कि आप कपड़े देखकर अंदाज लगा देंगे कि कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड का है। तो ये भी एक सामाजिक भेद भी कपड़ा पैदा करता है। गरीबी अमीरी का जो भाव है वो कपड़े से पहले जाहिर हो जाता है। बाद में आपको पूछना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन कपड़े से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। गौरा का ये तर्क है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता है। तो गौरैया करी, फिर भी आदमी तो उससे थोड़ी बाज आ जाता है, अगर इतना ही उसमें दोष होता तो। रोज रोज नित नए, रोज रोज वो नए नए लिबास यानी नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये अपना वही चली आ रही ढर्रे पे चलने वाला काम है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने के काम के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। गौरा अपनी अंतिम लॉजिक दे देता है कि कपड़ा पहनने से लाज नहीं ढकता, वो अपने हाथ पैर, जैसे देखिए कई बार आप पढ़े होंगे कि जब नाव या कोई चीज़ डूबती है तो लोग क्यों ज़्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि वो पूरे कपड़े पहने रहते हैं और पानी में जब गिरते हैं जो थोड़ा बहुत भी हाथ पैर चलना चाहिए वो भी नहीं चल पाता है।
वो भी चीज़ है। दूसरी बात है, जब आप पूरी तरीके से कई बार कपड़े ऐसे पहना दी जाते हैं कि सच में आदमी का हाथ पैर नहीं चलता, वो एकदम से बन जाता है छोटा बच्चा जैसा। तो ये अपना लॉजिक देता है, और अंतिम में क्या कहता है, जो सिर पर लटे उन्हें भी टोपी ढक लेता है, यानी अपनी सुंदरता और अपनी स्फूर्ति, फ्लेक्सिबिलिटी, सारा कुछ कपड़ों से वो बंद कर देता है। इसलिए अंतिम बात क्या है कि हम लोग नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती, गौरैया बोली, मेरा मन टोपी पहनने को करता है। जो बात गौरैया को कहनी थी वो बात देखिए आ गई घूमते घूमते। तो कहती है कि उन पे टोपी कितना अच्छा लगता है, मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। आदमियों का राजा, मैंने बताया ना कि पहले के समय में जो मुकुट से पगड़ी से होते हुए, वही तो टोपी किसका प्रतीक है? उसी मूल्य, वही भाव है इसमें। जानती है एक टोपी के लिए कितने का टाट उलट जाता है। जरा सी चूप हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो इस चक्कर में पड़ ही मत। अब देखिए मुहावरों का कितना सटीक प्रयोग यहाँ पे है, और सारी बातें भी कही जा रही हैं। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। यानी अपना टोपी बचाने के लिए, अपनी पावर बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए लोग कितनों का टाट उलट देने का मतलब उनका मामला खत्म कर देते हैं, उनकी इज्जत ले लेते हैं। अपनी इज्जत बचाने में कितनों की इज्जत लेनी पड़ती है। जरा सी चूक हुई कि टोपी उछल दे। टोपी उछलना का मतलब इज्जत जाने से है। थोड़ा सा भी आपने थोड़ी सी भी चूक हुई नहीं कि आपकी इज्जत, इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है लेकिन इज्जत जाने में समय नहीं लगता है। तो इज्जत किसका प्रतीक है? टोपी का। एंड टोपी उछलने का मतलब इज्जत जाने से है। अपनी टोपी सलामत रहे, अपनी शासन सत्ता और अपनी इज्जत बरकरार रहे, इसी के चक्कर में कितने को टोपी पहनानी यानी उल्लू बनाना पड़ता है। तुम मेरी मान इस चक्कर में, इस टोपी का चक्कर अपने दिमाग से निकाल दे। गौरा था तनिक तनिक समझदार इसलिए सक्की, गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। देखिए, जो समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा सक्की स्वभाव का होता है। जैसे कोई अगर कम पढ़ा लिखा है, नहीं जानता है चीज़ों को, दुनियादारी को, तो उसको जो भी समझा देंगे, जो भी कह देंगे उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हर एक बात को अपने तर्कों के तराजू पर तौलता है। सीधी सी बात को भी वो घुमा फिरा के सोचता है कि कहीं इसमें ये तो नहीं, कभी ये लक्षण है। जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, और जो इन लफड़ों में नहीं पड़ता है, जो सोच लेता है वो करने की ठान लेता है। ये कहानी इसका भी उदाहरण है, जहां चाह वहां रहा। तो गौरैया जिद्दी है, उसको करना है तो करना है, इसके पीछे ये लॉजिक वो नहीं जानती। ठान लिया सो ठान लिया, उसे ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। मतलब बच्चों, जब हमको जीवन में सफल होना है, हमको कुछ पाना है, तो हम उसके ऊंच नीच हानि लाभ के बारे में नहीं सोचना है। हमको पाना है तो बस हमको पाना है, बस एक धुन रहेगी तभी हमको सफलता मिलेगी, जो कि गौरैया के अंदर है। कहा गया है जहां चाह वहीं रहा। मामूल के मुताबिक, मामूल के मतलब जो अपना डेली रूटीन है, मतलब जो नित्य का उनका रूटीन है, उसी के हिसाब से अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। घूरा, घूरा वो जगह होता है घरों के बाहर एक साइड में, आजकल तो डस्टबिन का ज़माना है। पहले घूरा होता था कि घर को साफ करके जो इसकी राख है, चूल्हे की राख और सारी चीज़ें घूरे पर फेंक दी जाती थी, जिसको बाद में बरसात में ऐसे समय में खेतों में ले जाके फेंक दिया जाता था, तो खाद बन जाता था। तो घूरे पे कई बार झाड़ू लगा के कुछ दाने खाने की या कुछ ऐसी चीज़ें भी पहुंच जाती थी, तो उस पे चिड़िया आ जाती थी और वो दानों को खाते थे। तो ये लोग पहुंचे, चुगते चुगते उसे एक रुई का फाहा मिला, यानी रुई यानी कॉटन का एक टुकड़ा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया हमारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिहा कर पूछा, मतलब आश्चर्य से एकदम। बोलने का अंदाज जैसा होता है। मिल गया मिल गया मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया कि देखो भाई, आखिर सब चीज़ें, कपड़े जो भी हैं वो तो पहले रुई से ही सूत बनता है, सूत से ये बनता है, तो सारी चीज़ों को कहा कि हमको उसका जुगाड़ मिल गया, यानी उसको आधार मिल गया, बेस मिल गया। तो गौरा को बड़ा इसके नासमझी पे गुस्सा आया। वो कहा कि तेरे जैसा ही एक बावरा यानी तुम्हारे जैसा एक मूर्ख और भी था। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। चाबुक कैसा था? बहुत बढ़िया था, उसमें लोच थी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी थी, फ्लेक्सिबल था।
किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन, घोड़ा लगाम जीन। यानी चाबुक मिल गया, अब तीन चीजें बस बाकी रह गई। क्या क्या? घोड़ा और लगाम, जो उसके घोड़े के नाक में से फंसा के जो घुड़सवार होता है उसके हाथ में रहती है, कंट्रोल वो करने वाला। और जीन, जीन का मतलब वो हौदा या वो बैठने वाली चीज जो घोड़े के पीठ पे रखी रहती है, जिसपे आदमी बैठता है। अब ये तीनों तो रास्ते में मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वो बावरा ताउम्र जिंदगी भर रटता रहा। बाकी बचा तीन, घोड़ा लगाम जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, लेकिन वही बात है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। गौरैया धुन की पक्की है, वो अब निकल गई। और सबसे पहले नंबर पे वो कहाँ पहुँचती है? एक धुनिया के पास, और बड़े मनुहार से यानी प्रेम पूर्वक, गुर्रा के नहीं, धमका के नहीं, मनुहार से, प्रेम से। अगर आपको कोई अपना काम कराना है तो प्रेम भाव से आप जिससे किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से आप बात करेंगे, सम्मान दे के बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बोली, क्या बोली कि दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दे। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। देखिए, ये जो सामान्य मनुष्य का जीवन है, उसके लिए हर एक मौसम दुखदाई होता है। जैसे जो अमीर आदमी है, उसके उसके लिए हर एक मौसम में सुख है। गर्मी में एसी में बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा है, बरसात में अपने बालकनी में बैठा हुआ पकौड़ी चाय खा रहा है, पी रहा है, और जाड़े में तो अपना रजाई में पड़ा हुआ टीवी देख रहा है। उसके लिए हर एक मौसम आनंददायक है। लेकिन गरीब आदमी के लिए गर्मी का मौसम, लू पसीना, अपने टूटे फूटे घर में, एक आग तल्ले के मकान में किसी तरीके से सोचता है कि ये मौसम बीत जाए। सबसे कष्ट का मौसम गर्मी का मौसम, कहाँ जाए कैसे जाए, इतनी धूप, खेत में हर जगह कष्ट। बारिश में चारों तरफ पानी कीचड़, कपड़ा नहीं सूख रहा है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये भीग गया, वो सर्दी, वो बीमारी, वो बैक्टीरिया, वो बुखार, उसमें परेशान। जाड़ा आ जाए तो इतनी हाड़ कपाऊ जाड़ा, ढंग के स्वेटर नहीं, रजाई नहीं, क्या बनाए क्या खाए कैसे रहे, कहीं आने जाने के लिए सोचे क्या करे क्या ना करे। यानी उसको तीनों मौसम कष्टकर होते हैं। और उसमें भी जाड़ा का मौसम और बुढ़ापा, ये मतलब जैसे कि उसको और दूना कर देते हैं। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई एक पहले के ज़माने का कपड़ा है, जैसे कुर्ते जैसा होता था। उसमें एक साइड से दूसरे साइड एक धागे जैसा होता था। कभी आप देखेंगे पहले के ज़माने के, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय लोग ऐसे वो पहनते थे, तो कभी शादी विवाह में बन गया होगा, उसी को पहनते पहनते वो इतने साल निकाल दिया। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी। जो राजा जी के लिए रजाई बना रहा है, उसको खुद अपना तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। ये है बच्चों मध्य वर्ग की पीड़ा, मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में भी तीन कैटेगरी होते हैं: उच्च मध्य वर्ग, मध्यम मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। तो निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, जो लोअर क्लास है, जो गरीब आदमी होता है, मजदूर, खेतिहर, कुछ छोटे किसान भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं ये जिस मंदिर को बनाते हैं उसी मंदिर में इनका प्रवेश वंचित हो जाता है। जो जिंदगी भर बुनकर बनारसी साड़ी बनाता है, वो अपने ताबे जिंदगी कभी एक बनारसी साड़ी अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप नहीं दे सकता है। ये उनकी पीड़ा होती है। तो यहाँ भी आप देखिए कि उसको अपने तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन वो राजा जी के लिए रजाई बना रहा है। यहाँ तो एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम निकालता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। चाम का दाम निकालने का मतलब, इसका अर्थ है कि वो बिना किसी चीज के, बिना किसी, मतलब एक तरीके से जो बेगारी है, कुछ मूल्य नहीं है फिर भी मूल्य लेता है। जैसे कोई उपज ना हो उस पर भी टैक्स ले ले, ऐसा। ऊपर से तू आ गई फोकट, यानी बिना पैसे के रुई दिनवाने। उज्र न करो भाई, तो क्या गुस्सा मत हो। गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। और रुई का फाहा दे के बोली कि इसको धुन दो, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगी। धुनियों को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी।
यानी एकदम आधा आधा। 16 आने में 8 आने मजूरी, तो इसके लिए सपना थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इतनी जिंदगी उसकी बीत गई कि उसको कभी आज तक वाजिब मजदूरी नहीं मिली। अगर उसको वाजिब मजदूरी मिली होती तो उसकी ये दीन दशा नहीं होती। ये किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए बच्चों, जो बड़े व्यापारी लोग हैं वो दिन पर दिन अमीर होते चले जाते हैं। धीरू भाई अंबानी एक छोटा सा काम किए, आज अरबों खरबों में पहुंच गए। लेकिन जिस फैक्ट्री से वो काम शुरू किए, उस फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर पहले पैदल, साइकिल, आज बहुत अधिक मोटरसाइकिल पे पहुंचा होगा। कार उसके लिए आज भी सपना होगा। और वो मोटरसाइकिल से काम शुरू किए और आज अपना प्राइवेट जेट से चल रहा है। यानी क्या होता है कि हम जितना मेहनत वो पूंजी लगाए, आप परिश्रम किए, तो मूल्य का बंटवारा, लाभ का बंटवारा बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही कारण है कि जब मतलब मजदूरी का उचित मूल्य नहीं मिलता, तो व्यक्ति की स्थिति नहीं बदलती है, बल्कि व्यापारी को ही दिन पर दिन लाभ होता चला जाता है। इसलिए इतना खरा मजदूरी, इतना वाजिब दाम उसको आज तक नहीं मिला था, इसलिए वो इस पर तुरंत झट तैयार हो गया। घरचो घरचो उसकी ताती बज उठी, उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इससे आधा धुनियन ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित गौरा गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, उस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। सूत यानी उसकी मतलब डोरी जैसे बना दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। अब देखिए स्थिति, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। यानी जो कपड़े बना रहा है, उसके तन पर खुद भी ढंग का एक कपड़ा नहीं है, चिथड़ा चिथड़ा हो गया, किसी जमाने में बना था, उसी को पहन के दिन काट रहा है। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए, अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। वो कह वो भी राजा जी के लिए काम कर रहा है, और कह रहा है कि उनके लिए, अचकन के लिए जो उनका वस्त्र बनना है, उसके लिए वो सूत काट रहा है। मुझे फोकट का काम नहीं करना, मुफ्त में मल्हार गाना, यानी बिना, मल्हार एक राग है, तो मतलब मुफ्त यानी बिना, सीधा इसका अर्थ है कि मुझे बिना पैसे काम नहीं करने हैं। भैया, इस मुल्क में, यानी इस देश में, मुल्क शब्द देखिए, देशज, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गौरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है, यानी तू किस देश से आई है, किस जगह से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। ये भी एक कहावत है कि जो बरधा है, बैल है, बरधा देखिए देशज शब्द है, शुद्ध है, उसका बैल होता है। तो बैल दिन भर वो करता है, हल जोतता है, सारा मेहनत परिश्रम करता है, और बदले में उसको रूखा सूखा मिलता है। और जो घोड़ा है, वो कुछ नहीं करता, राजा जी या किसी विशेष के लिए टहल, इधर उधर टहला दिया, और फिर उसको अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है, उसको नहलाया धुलाया सब कुछ किया जाता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। राजा जी तो मान लीजिए राजा हैं, लघुए भगुए का मतलब उनके साथी संगी, उनके दोस्त यार, उनके रिश्तेदार नातेदार सब कुछ। अब राजा जी किस प्रतीक के रूप में है? राजा जी उच्च वर्ग के प्रतीक के रूप में है। चाहे उन्हें आप कोई नेता का रूप ले दीजिए, चाहे कोई बड़े अधिकारी का, चाहे जमींदार का, साहूकार का, सेठ का, महाजन का, व्यापारी का, चाहे जो भी आप उनको नाम देना चाहें, आप दे सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे नेताजी हैं, तो नेताजी तो भाई उनको सब सुख सुविधा मिली है, लेकिन उनके साथ वाले भी वही सुख सुविधा पाते हैं उनके नाम पर। जैसे टोल टैक्स मान लीजिए किसी मंत्री को या किसी विधायक को, एमपी को देना माफ है सरकार की ओर से, लेकिन जब मंत्री जी का 20 गाड़ी का काफिला चलता है, तो उसमें एक ही मंत्री जी की गाड़ी होती है जिसको टोल टैक्स फ्री है, लेकिन 20 गाड़ी वाले टोल टैक्स नहीं देते हैं। मंत्री जी के नाम पर जहाँ ऑफर नहीं है, जहाँ छूट नहीं है, जहाँ डिस्काउंट नहीं, वहाँ भी डिस्काउंट लेते हैं। और उनके नाम पर मारपीट और शोषण जो चलता है, वो तो चलता ही रहता है। तो वही कह रहे हैं कि राजा जी का तो काम कम है, लेकिन उनके साथ वाले जो उनके नौकर चाकर और शागिर्द साथी हैं, वो भी उसी में अपना काम फ्री फोकट में करवाते रहते हैं। मुकरो मत भैया, मैं तुम्हें माकूल हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी जो तुम काम करोगे उसका एकदम बराबर तुम्हें मजदूरी मिलेगी। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती। मजूरी देखिए शब्द, ये मजदूरी का देशज है। मैंने बताया ना कि सृंजय शब्दों का प्रयोग उन परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं, जैसा देश काल वातावरण है उसी के हिसाब से। तन तन करके उसकी तकली चरखी तातहैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत उसने काट दिए, एकदम बढ़िया। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद दोनों बुनकर के पास गया और इसे इसरार करने लगे, यानी कहने लगे, बुनकर भैया, बुनकर भैया, इस कते सूत का कपड़ा बुन दो।
बुनकर का क्या काम है? जो सूत होता है उससे कपड़ा बुनता है। बुनकर इन्हें अकबक होके देखने लगा, यानी भौचक होके, कहाँ से आगे, हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं मुझे अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। वो भी तुरंत पहले जवाब दे दिया कि उसको भी राजा जी के लिए कपड़ा बुनना है, और थोड़ी देर में राजा जी के जो कारिंदे हैं, जो उनके नौकर चाकर हैं, वो आ जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, ये भी एक मुहावरा है कि साव अगर किसी दुकान पे भाव करता है तो नौकर तब तक कुछ उठा के खाते रहते हैं, यानी राजा जी से एक कदम आगे उनके नौकर चाकर हैं। इतना कहकर वो अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस सजो कर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं कराते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। गौरैया ने अपना पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं, हुआ तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। ताना बाना यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो होता है, एक तरफ धागा इधर से एक तरफ इधर, तभी तो कपड़ा बुना जाएगा। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफस और दबीज, यानी काफी मुलायम मोटा एकदम, मतलब वेलवेट की तरह, मखमली जैसा कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, यानी अब कपड़ा उसके हाथ में था। कपड़ा लिए हुए एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। लेकिन दर्जी की भी हालत अच्छी नहीं थी। वो भी तुरंत गुस्सा आया और बोला, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोष से बोला, गुस्से से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी, कुछ देना न लेना, माथे पर पसीना। अब देखिए दर्जी की स्थिति। अब देखिए, एक तरफ लोग अपने छोटे मोटे परिवार को चलाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन बड़े लोगों की स्थिति देखिए। राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। उनका देखिए वो किसके दम पे इतना सब कुछ कर रहे हैं, यही गरीब जनता के शोषण के दम पे। अब उसके लिए भी इनको ढेरों झब्बे सिलने, जिसका भी कोई दाम तो मिलना नहीं है। तो फिर वो क्या करे, कुछ देना न लेना, माथे भर पसीना का मतलब क्या है, कुछ मिलना नहीं है, बस मेहनत होनी है। हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते। बेगार का मतलब बिना मजदूरी दिए काम करवाना। बिना मजदूरी के काम, बिना पैसे के काम क्या कहलाता है? बेगार। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुजी न तैयार होता। कच कच करके उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी, बड़ी मनोयोग से। देखिए, जब आदमी को उसके कार्य का उचित मूल्य मिलता है तो उसका काम करने में मन भी लगता है। अगर किसी को देखिए, जैसे कि जब सरकार कोई प्लान लाती है कि भाई यहाँ से सड़क जाएगी, यहाँ वो होगा और आपका खेत लिया जाएगा, तो सब किसान विरोध करने लगते हैं। लेकिन जो ही पता चलेगा कि नहीं, उस खेत की आपको इतना रेट लगा के सरकार देगी, तो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं कि मेरा भी खेत चला जाता। क्यों? क्योंकि उनको उचित मूल्य मिलने लगा। तो जब उचित मूल्य मिलता है किसी भी काम का, किसी भी व्यक्ति को, तो बड़ा मन से काम करता है। नहीं तो फिर कम पैसे में काम करवाएंगे तो अनमने ढंग से आदमी कर देगा। उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दी, यानी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जो फूल जैसे होते हैं उनको जड़ दिया। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरिया जैसे आपे में न रही, यानी उसको आज अपनी सफलता पे 1.5 टांगों पर नाचने लगी। 1.5 टांगों पे नाचना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। जो गौरा शुरू में उसको रोक रहा था, कह रहा था तुम घोड़ा लगाम और जीन वाली उसको कहानी सुना रहा था, उसने अपनी मेहनत, लगन और जिद से अपने लक्ष्य को अंततः पा लिया। वाकई तू रानी लग रही है, गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। और जब व्यक्ति को भले कोई रोके टोके, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो सब लोग उसको शाबाशी देते हैं कि आखिर आपने तो कर दिया, जो असंभव था उसको संभव कर दिया। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते उसके मन में एक हुलस यानी कि इच्छा ने जोर मारा। क्यों नहीं इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम हो रहे हैं। इतने सारे मतलब इतने सारे। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर, यानी सबसे ऊंचे हिस्से पर जा बैठी। देख लीजिए राजा जी की स्थिति भी, और गौरैया भी देख लीजिए आप लोग। उसके सर पे जो टोपी है फुदने वाली, वो भी आप देख लीजिए। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूल में फुलेल, फुलेल यानी सुगंधित तेल की मालिश करवा रहा था।
राजा उस वक्त नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली में गुद्दी काट रहा था। यानी राजा साहब का पूरा एकदम अच्छे से मालिश हो रहा है चारों तरफ से। गौरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार अटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब देखिए कैसा भाषा का प्रयोग है। यहाँ पे देखिए, मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार अटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी ने। अरे मेरी कोई टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख रही फतगुद्दी, फतगुद्दी का मतलब छोटी चिड़िया जो इधर उधर फुदकती रहती है, से फतगुद्दी बना है। मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मतलब राजा को पूरी तरीके से चिढ़ाने के मूड से आई थी। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, बदतमीजी। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की मजाल। देखिए ये एक और संदर्भ है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो कभी छोटे व्यक्ति को अपने बराबर नहीं देखना चाहता, और अपने से बड़ा एकदम बर्दाश्त के बाहर। वो चाहता है कि जो सामान्य व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, हमेशा अपनी उसी स्थिति में पड़ा रहे, और वो जैसे 4 पीढ़ी पहले अमीर और जमींदार या जो भी कुछ था वो वैसे ही बना रहे। वो कभी भी अपने निचले तबके को अपने बराबर या अपने से ऊपर तो कतई नहीं जाने देना चाहता। यही कारण है कि राजा को उसकी ऐसी बातें बहुत बुरी लगी, तो गुस्साते हुए बोला, चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फद्दू की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। और उसने तुरंत उस चिड़िया को जान से मरवाने का आदेश दे दिया। क्षमा करे महाराज, यानी क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ी, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप ही चली जाएगी। मंत्री थोड़ा समझदार था, कहा कि अरे क्यों झूठ मूठ का, छोटे आदमी है, छोटा चिड़िया है, उसको मार कर क्यों आप इतने बड़े राजा उसमें अपना नाम खराब करेंगे, छोड़िए। तब राजा सिपाही ने बोला, ऐसे नहीं मानेगी। जैसे पहले नहीं रावण बोला कि हनुमान जी को जब पकड़ के मेघनाथ लाता है तो कहता है ना कि इनको मतलब मौत की सजा दे दो। तो विभीषण समझाते हैं कि नहीं, किसी राजदूत के साथ ऐसा व्यवहार करना किसी दूत के साथ अच्छा नहीं है। तब रावण कहता है कि अच्छा ठीक है, इसके अंग भंग कर दो, इसके पूंछ में आग लगा दो। वही यहाँ पे वो कहता है, तो ठीक है। तब राजा सिपाही से बोला, ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। चिड़िया की टोपी तो चली गई राजा के हाथ में, और राजा उसको पैरों से अपने मसलने जा रहा था, लेकिन देखा इतना गजब का सुंदर टोपी, कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, एकदम भौचक, एकदम अवाक हो गया कि अरे इतना सुंदर टोपी, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा ने उलट पुलट कर उसे देखने लगा कि अरे यार, मेरे लिए आज तक ऐसा कुछ नहीं, इस नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। देखिए, राजा के मन में आया कि आज तक उसके लिए इतनी सुंदर चीज नहीं बनी, कौन है जो उसके अलावा दूसरे के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। और देखिए ये वाली लाइन कि राजा चाहे और पता न चले, जैसे लोग कहते हैं ना कि पुलिस चाहे तो चोर का पता न चले। वही वाली बात है कि जो बड़ा व्यक्ति है उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर सकता है। और सामान्य आदमी, गरीब आदमी के लिए हर एक छोटा बड़ा काम, मतलब उसको अपना एक पेपर भी बनवाना है तो उसको एवरेस्ट चढ़ने के बराबर मेहनत कर, जहाँ जाएगा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, लोग बातें करते हैं। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। राजा गुस्से में बोला, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज, एकदम मोटा और मुलायम। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता, शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज,
जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँफते छाती पीटते धुनिया अजीर हुआ, क्षमा अन्नदाता, यानी क्षमा करे महाराज, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी लिए आपके करेंगे सरकार। जैसे गरीब आदमी अपने जान बचाने के लिए किस तरीके से करता है, उस तरीके से। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? यानी इतना बढ़िया क्लियर, इतना सुंदर चीज काम क्यों नहीं हुआ? अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। दुनिया ने कहा कि पहले अभय दान देने का मतलब हमको वचन दीजिए कि आप हमको सजा नहीं देंगे, हमको मारेंगे नहीं, तब मैं बोलूं। चलो दिया, राजा बोले अब बताओ। राजा का हुआ कि चलो पहले सच्चाई जानते हैं, फिर देखेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है बोलो। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। देखिए बच्चों, ये भी एक समाज की सच्चाई है। कई बार सामान्य आदमी, गरीब आदमी, किसी भी कहीं रिक्शे पर बैठा, किसी ने कहा 15 रुपया 20 रुपया, वो आदमी दे देता है। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं वो कहेंगे, वो ज्यादा मोल भाव करते हैं कि अरे इतनी ही दूर गए और तुमको 20 रुपया चाहिए। कोई सब्जी खरीदेंगे तो सबसे ज्यादा मोल भाव वो करेंगे। भले किसान किस तरीके से सब्जी उगाया है, उसको खेत से निकाला है, धोया है, मंडी तक पहुंचाया है, उसको सोचता है कि इसी से 2 पैसे मिलेंगे तो हमारा परिवार चलेगा, और जब झोला लेके कार से उतर के आएंगे तो कहेंगे अरे ये तो सब लूट रहे हैं। वो ये भाषा होती है। वही वाली चीज इसमें है कि जिसके पास बहुत कुछ है कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। यानी उनके लगातार जमीन पे हाथ जोड़ के लेटा हुआ था। देख ले राजा, अब गौरैया बोली। आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गौरैया को गुस्सा आया और कहीं देख ले, कहीं चोरी करके नहीं लाई हूं, पूरे पैसे दिए हैं मैंने, बेकार का नहीं है। गौरैया फिर चिल्लानी है, राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब गौरैया उसको लगी बोलने कि देखिए राजा कंगाल है, इसके पास एक टोपी तक का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई बका गया, घबरा गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, यानी भाई गौरैया के टोपी के सामने राजा की टोपी कम सुंदर थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल, जो राजा ने चिड़िया ने बोल दिया ना राजा कंगाल है, वो भी कैसे सोचा कि कैसे ये जान गई। बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमों का बोझ, खजाना संभाले भी तो कैसे? मतलब खजाना जो लोगों का टैक्स वसूल के आता था वही होता था, और उसमें राजा के साथ साथ इतने सारे लोग यहाँ आना जाना, इतने नौकर चाकर, इतना ताम झाम, कि सारा का सारा चीज खजाने से ही तो होता था, तो खजाना खाली होना स्वाभाविक ही था। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। मंत्री ने चीज को संभालने की कोशिश की, सिचुएशन को। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। सोचा कि किसी तरह इसको दे के इसे जान छुड़ाए, नहीं तो पूरा बेइज्जत करके रख देगी, इतने सारे लोग आ गए, क्या लोग सोचेंगे कि राजा सच में कंगाल हो गया। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगोरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। और गौरैया तो भाई एकदम से बदमाश है, तो किसी भी तरीके से राजा को नहीं छोड़ रही है। टोपी ले लिया तब भी और टोपी दे दिया तब भी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। और फिर जब लोग देखते हैं कि हम किसी के सवालों का जवाब नहीं देते, अब देखते हैं ना टीवी डिबेट पर, जब किसी से सीधी सवाल पूछ दी जाए, किसी सरकार के आदमी को या एक विपक्ष के आदमी को, आपने ऐसा किया क्यों किया, तो सवाल कुछ रहता है, लोग जवाब कुछ देते हैं। तो लोग कहते हैं अरे कोई बोल रहा है क्या, छोड़ो हटाओ जाने दो उसको, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और कहकर अपनी टोपी कसकर पकड़ लिया, नहीं अपना बस संभालें किसी तरीके से, नहीं तो सच्चाई सामने, मतलब जब वो जो सवाल करे उसका जवाब तो दे नहीं सकते, तो किसी तरीके से बस अपना जान बचाएं और अपनी टोपी पकड़कर रास्ता लें। यानी ये क्या है कि जब समाज की जो वास्तविकता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो उसका निर्वहन नहीं कर रहा है तो वो जवाब दे नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता, वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। जैसे राजा जो टैक्स लेता था, टैक्स किस लिए लेता था कि वो जनता की सेवा में खर्च करे, लेकिन ऐसा तो कुछ करता नहीं था, इसलिए वो गौरैया के सवालों का जवाब देने से बचने लगा।
ठीक है बच्चों। तो ये पाठ है। तो पाठ में हमको बहुत सारी चीजें, कई सारे प्रसंग इस टोपी के माध्यम से, मतलब पूरा जो हमारा मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय या निम्न वर्ग का जो जीवन है, उसकी जो सोच है, और तमाम जो बड़े लोग हैं उनकी जो समाज के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी है, उस कैसे वो जो, मतलब सरकार तो बहुत सारे पैसे भेजती है, लेकिन क्या वो वास्तव में गरीब आदमी तक पहुंच पाता है? नहीं, कहाँ जाके खत्म हो जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनका ही पेट नहीं भरता है। तो एक तो वो सच्चाई इसमें दिखाई जा रही है, और बड़े बड़े लोगों, अफसरों, मंत्रियों की सच्चाई इसमें दिखाई गई, कैसे उनके नाम पर तमाम उनके साथी संगी लोग भी किस तरीके से लाभ उठाते हैं। और जो हम लोग, मुझे जो इस कहानी में सबसे प्रिय लगी वो चीज़ है कि जहाँ चाह वहाँ राह। कहाँ गौरैया के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस छोटा सा आधार पाके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। तो अगर आप अपने धुन के पक्के हैं और आपने अपने मन में लक्ष्य सोच लिया है, तो सारी प्रकृति आपके लिए मदद के लिए खड़ी हो जाती है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। ये बहुत सुंदर सी कहानी जो कई सीख देती है, इस तरीके से समाप्त होती है। कहानी से कुल 4 प्रश्न हैं, बड़े ही सरल और अच्छे प्रश्न हैं। आप पाठ को एक बार पढ़ेंगे तो पूरा पूरा आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। कहानी में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संदर्भ है, सभी को इतने कम समय में नहीं कहा जा सकता। फिर भी जितनी बातें बताई गई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहानी इस तरीके से समाप्त होती है। धन्यवाद।